हेलो लालनूस, आज आप देखने वाले हैं द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। आज है हम चैप्टर नंबर 6A पर और आज हम डील करने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है प्री लिटिगेशन कंसिलिएशन एंड सेटलमेंट। इसमें हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। कुछ डेफिनेशंस आपको दी गई है। सेक्शन नंबर 22A में डेफिनेशंस दी गई है। यहाँ पे इस चैप्टर में सेक्शन 22 एंड 23 में जो पर्पस में बता रखे हैं वैसा ही है। अदरवाइज जो अगर डेफिनेशन है वो ऐसे है। परमानेंट लोक अदालत क्या होती है? परमानेंट लोक अदालत होती है जो एस्टेब्लिश की गई है सेक्शन नंबर 22B सब क्लॉज 1 के अंडर। नाउ आगे देखते हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विस क्या होती है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, देखो सर्विस का मतलब होता है ऐसी कोई काम जो किसी के वेलफेयर के लिए किया जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल आई एम टीचिंग ऑन यूट्यूब फॉर फ्री, इसके लिए किसी और के वेलफेयर के लिए, आपके वेलफेयर के लिए। नाउ यूटिलिटी का मतलब है यूज, है ना। किसके यूज के लिए? पब्लिक के यूज के लिए। जो पब्लिक के यूज के लिए वेलफेयर के लिए काम किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस, पोस्टल सर्विस, telegraph service, telephone services, supply of power, light, water, etc. और public sanitization, conservatory, और service in hospital, dispensary, इंश्योरेंस सर्विस, ये सब चीजें, राइट। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किसी भी सारी सर्विसेज इंक्लूड कर दी जो भी पब्लिक ट्रस्ट में आती है उसे क्या बोलते हैं? पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। आई होप इट्स क्लियर। अब परमानेंट लोक अदालत जो है वो क्या होता है, किस तरीके से सेटलमेंट हुआ, किस तरीके से परमानेंट लोक अदालत का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, वो हम देखने वाले हैं। सब क्लॉज 1 क्या कहता है कि जो भी सेक्शन नंबर 19 में दिया हुआ है उसको छोड़ के आगे देखें हम तो क्या है, सेंट्रल अथॉरिटी या फिर स्टेट अथॉरिटी नोटिफिकेशन से बताएगी कि परमानेंट लोक अदालत की जगहों पे होगी, क्या क्या उसकी जुरिस्डिक्शन होगी। एक पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के लिए होगा या एक से ज्यादा ही सर्टिफिकेट पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए होगा, ये स्पेसिफाई कर दिया जाएगा नोटिफिकेशन में। एंड नोटिफिकेशन कहाँ आएगा? ऑफिशियल गेजेट में। आई होप इतना सा आपको पता है। नाउ क्लोज नंबर 2 क्या बताता है कि हर परमानेंट लोक अदालत क्या है, अपने एरिया के नोटिफाई क्या करेगा, क्या नोटिफाई करेगा? सब सेक्शन 1 के अंदर जो बताया जा रहा है कि परमानेंट लोक अदालत में अ पर्सन हु इज और हैज बीन अ डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और हैज जुडिशियल ऑफिसर हायर इन रैंक देन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज shall be a चेयरमैन ऑफ द परमानेंट लोक अदालत। परमानेंट लोक अदालत का चेयरमैन कौन हो सकता है? देखो जो पर्सन डिस्ट्रिक्ट जज है या था, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है या था, या फिर एडिशनल जुडिशियल ऑफिसर हायर रैंक का जो जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट जज से ऊपर की रैंक का हो वो जुडिशियल ऑफिसर हो, राइट। तो वो क्या होगा? परमानेंट लोक अदालत का चेयरमैन होगा, है ना। आपके एरिया में बताइए कि परमानेंट लोक अदालत का चेयरमैन कौन है, कमेंट सेक्शन में। नाउ सब क्लोज बी क्या कहता है कि टू अदर पर्संस जिनमें क्या है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में एडिक्वेट एक्सपीरियंस हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ या स्टेट गवर्नमेंट के साथ, जो कि सेंट्रल अथॉरिटी के या स्टेट अथॉरिटी के रिकमेंडेशन पे आ सके, ऑन बोर्ड आ सके। नाउ अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सेंट्रल अथॉरिटी करेगी, स्टेट अथॉरिटी करेगी। परमानेंट लोक अदालत की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो कि आपको चेयरमैन बता देंगे सब क्लॉज बी के अंडर। क्लियर? नाउ 22C कॉग्निजेंस ऑफ केसेस बाय परमानेंट लोक अदालत। परमानेंट लोक अदालत क्या है? कुछ केसेस को देखती है, किस तरीके से कौन से केसेस लेती है। तो परमानेंट लोक अदालत किसी भी पार्टी, कोई भी डिस्प्यूट अगर हो जो कोर्ट पे लेके जाने से पहले यहाँ पे आ सकती है, अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं परमानेंट लोक अदालत में कि हम सेटलमेंट करना चाहते हैं डिस्प्यूट का। अब इसके साथ साथ परमानेंट लोक अदालत का कोई भी फिक्स जुरिस्डिक्शन नहीं होता और ये जो मैटर्स है वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो होते हैं उसी से डील करता है। फर्दर प्रोवाइडेड दैट इसके साथ साथ परमानेंट लोक अदालत का कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं है। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, अगर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो आपकी 10 लाख से बड़ी मैटर है, अगर 10 लाख से ज्यादा का मैटर है तो जी कोर्ट ही जाए, परमानेंट लोक अदालत आपका काम नहीं कर सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बात करती है ऑफन ये जो लिमिट है 10 लाख की उसे बढ़ा देती है सेकंड प्रोवाइजो में अंडर
क्या है सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर। अब क्या है, अगर परमानेंट लोक अदालत के अंडर आप एप्लीकेशन डालते हो सब क्लोज 1 के अंडर, तो कोई भी पार्टी क्या है एप्लीकेशन में अपना जुरिस्डिक्शन इवोक नहीं कर सकती, किसी और सेम डिस्प्यूट के लिए किसी और कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। नाउ क्लोज नंबर 3 क्या कहता है कि एप्लीकेशन इज मेड टू अ परमानेंट लोक अदालत अंडर सबसेक्शन 1। सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फाइल करनी है, रिटन स्टेटमेंट होना चाहिए, फैक्ट्स होनी चाहिए, नेचर ऑफ डिस्प्यूट होना चाहिए, एप्लीकेशन पॉइंट्स इश्यूज ये सब चीजें होनी चाहिए, डिस्प्यूट्स ग्राउंड्स ये सब चीजें बतानी चाहिए, स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट एंड एविडेंस पार्टीज वगैरह जो है वो सब चीज अप्रोप्रिएट प्रूफ होना चाहिए ग्राउंड्स और फैक्ट्स के लिए, और एक कॉपी जो है वो स्टेटमेंट वगैरह की भेजनी पड़ेगी हमें दूसरी पार्टीज को भी। नाउ इसके साथ साथ क्या है एडिशनल एप्लीकेशन टू फाइल एडिशनल स्टेटमेंट, अगर कोई कंसिलिएशन के स्टेट पे कुछ भी डालना है तो वो आपको डालना पड़ेगा एप्लीकेशन एडिशनल स्टेटमेंट के लिए। इसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट वगैरह है स्टेटमेंट वगैरह है कोई भी डालती है एप्लीकेशन पार्टी, तो वो क्या है अब दूसरी पार्टी को क्या है इनेबल करता है ये सब चीजों के लिए। नाउ आगे क्या है, जब स्टेटमेंट एडिशनल स्टेटमेंट रिप्लाई ये सब चीजें होती हैं तो सबसेक्शन 3 जो कि परमानेंट लोक अदालत के सेटलमेंट के साथ है कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स की बात करी जाती है, तो इसमें क्या है अप्रोप्रिएट टेकिंग ली जाती है ताकि क्या है डिस्प्यूट्स का क्या हो सर्कमस्टांसेस अच्छे से कंडक्ट किए जा सके। परमानेंट लोक अदालत के हैं कंडक्ट ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स की जाती है जो सबसेक्शन नंबर 4 के अंडर आती है। यहाँ पे क्या है एप्लीकेबल जो सेटलमेंट्स वो करवाए जाते हैं इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल मैनर। आगे आपको कुछ बताया जाता है कि जो एप्लीकेशन है वो कॉपरेट करना चाहते हैं गुड फेथ में और परमानेंट लोक अदालत में कंसिलिएशन की जाती है, और परमानेंट लोक अदालत में एविडेंस प्रोड्यूस या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं उसके सामने। अब जो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स वगैरह चलेंगी इसमें कुछ एलिमेंट्स ऑफ सेटलमेंट्स भी होते हैं ताकि क्या है एक्सेप्टेबल हो दोनों पार्टीज को। पॉसिबल स्टेटमेंट हो जाती है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस होती है, कुछ सेटलमेंट एग्रीमेंट्स होते हैं, टर्म्स होती है, और दोनों पार्टीज को क्या है ईच पार्टी को क्या है कॉपी उसकी पहुंचा दी जाती है। नाउ अगर पार्टीज क्या है सेटलमेंट एग्रीमेंट में नहीं आती है नहीं कर पाते तो सब सेक्शन 7 के अंदर क्या है परमानेंट लोक अदालत क्या है ऐसे किसी डिस्प्यूट को छोड़ती नहीं है, वो क्या है कोर्ट को रेफर कर देती है। नाउ आगे हम देख रहे हैं प्रोसीजर किस तरीके से परमानेंट लोक अदालत का प्रोसीजर होगा। तो ये जो क्या है प्रिंसिपल्स पे चलते हैं, नेचुरल जस्टिस, ऑब्जेक्टिविटी, फेयर प्ले, इक्विटी एंड अदर प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस पे किए जाते हैं। ये बाउंड नहीं है जो सीआरपीसी में टिपिकल प्रोसेसेस दे रखे हैं या फिर इंडियन एविडेंस में दे रखे हैं उससे बाउंड नहीं है, तो इतनी सी बात यहाँ पे बताई गई है। इसीलिए दिस इज अ वेरी कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल ऑप्शन फॉर नॉर्मल पब्लिक कॉमन मैन के लिए बहुत अच्छा है, इसीलिए इसे क्या है पीपल्स कोर्ट भी बोला जाता है। नाउ अब क्या है हमारा लास्ट जो है सेक्शन आज की वीडियो का वो है 22E। इसमें क्या बताया जा रहा है अवार्ड ऑफ परमानेंट लोक अदालत टू बी फाइनल। जो भी परमानेंट लोक अदालत में डिसीजन आता है वो क्या है सेटलमेंट एग्रीमेंट है, वो शौक के लिए नहीं है, बच्चे जैसे वो झूठ की शादी कर लेते हैं वैसा नहीं है, ये सच में है फाइनल है और बाइंडिंग भी है, राइट और इस परमानेंट लोक अदालत के अवार्ड को क्या है एज ए डिग्री ऑफ सिविल कोड में माना जाता है, और मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो यहाँ से संतुष्ट भी होते हैं, सेटिस्फाई भी होती है, फाइनल होता है, और इससे कभी भी आगे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, ओरिजिनल सूट एप्लीकेशन एक्सेशन प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती। नाउ ट्रांसमिट भी किया जा सकता है ये सिविल कोर्ट को अगर लोकल जुरिस्डिक्शन में अगर ऐसा कुछ लगता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है वो चैप्टर नंबर हमारा 7 है मिसलेनियस, और ज्यादा कुछ हमारे पॉइंट्स बचे नहीं है, बट आई विल मेक श्योर कि मैं ज्यादा लंबे लेक्चर्स ना दूं और आप कन्वीनियंटली वन डे बाय डे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सके, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट लेक्चर में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, जय हिंद।